classes. नमस्ते बेटा। हम प्रीवियस लेक्चर यानी फोर्थ लेक्चर में, आज हम फिफ्थ लेक्चर की बात कर रहे हैं। फोर्थ लेक्चर में मैंने एक न्यूमेरिकल्स लिखा था, आपको कहा था घर में ट्राई करने के लिए। ये देखिए जो हमने बोर्ड पर लिख रखा है फिर से कि N2O4 पार्शियली डिसोसिएट्स इनटू NO2 if vapor density of mixture is 38.3 then calculate the percentage dissociation of N2O4। मुझे N2O4 का परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है। और हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम 100 से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे क्या मिल जाता है, परसेंटेज डिसोसिएशन। तो जब कभी भी पार्शियल डिसोसिएशन की बात उठे तुरंत समझ लेना है कि कंसेप्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का है और परसेंटेज डिसोसिएशन दिया जाए या पूछा जाए। यदि मुझे पूछा जाता है तो हम उस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे कैलकुलेट करने के बाद, और यदि मुझे दिया होता है तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो मुझे परसेंटेज डिसोसिएशन पता चल, डिवाइड कर देंगे तो मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा। आइए जरा देखते हैं क्या करेंगे, आप मिलाइएगा अपने से। देखिए ये N2O4 है और ये पार्शियली डिसोसिएट्स कर रहा है, और किस में डिसोसिएट कर रहा है, NO2 में। पहले तो हमें इस रिएक्शन को सवाल के लैंग्वेज के हिसाब से, देखिए मैंने लिख लिया ये बैलेंस नहीं है तो हम इसे पहले बैलेंस कर लेंगे। देखिए ये 2 कर दिया। आप यदि गौर करें तो पिछले क्लास में हम जब मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकाल रहे थे तो इनिशियल मोल N कैंसिल हो गया था। यदि आप ध्यान देंगे अपने नोटबुक में तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो N कैंसिल हो जाता है, इसलिए मोलर मास ऑफ मिक्सचर को रिएक्टेंट के इनिशियल मोल से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे भी नहीं। हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली देखिए ये 1 मोल लिया और 1 मोल में से देखिए कितना मोल डिसोसिएट किया, अल्फा। 1 मोल में जितने मोल का डिसोसिएशन होता है हम उसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। अब ये अल्फा मोल है, यहाँ 2 है तो लिख दिया 2 अल्फा। रिएक्टेंट की स्टिचियोमेट्री 1 है तो हम इसे यहां पर इसे 1 से डिवाइड करेंगे, तो 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। अब आप बताइए टोटल मोल्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। अब आप बता दीजिए ये 1 प्लस अल्फा के बराबर का हो गया। ये इतना काम करेंगे, ऑब्जेक्टिव बना रहे थे इसी लाइन में ऐसे ऐड कर दीजिए। उसके बाद आप लिखेंगे कि मोलर मास ऑफ मिक्सर का मोलर मास की यदि हम बात करेंगे तो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर वेट लेंगे तो N2O4 का मॉलिक्यूलर वेट 14 इंटू 2 28 और 16 इंटू 4 64 और कर दीजिए 28 और 64 को सम कर देंगे, यू गॉट द 92। क्या मिलेगा, 92 अपॉन, और देखिए मिक्सर का मास किसके बराबर है, मोल्स किसके बराबर है, 1 प्लस अल्फा, तो इसे 1 प्लस अल्फा कर देंगे। तो ये देखिए मिक्सर का मोलर मास होगा और मिक्सर का मुझे वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सर मुझे दिया हुआ है, तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं कि वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सर इंटू 2 इजकल टू 92 अपॉन 1 प्लस अल्फा लिखेंगे। और वेपर डेंसिटी मुझे 38.3 इंटू 2 इजकल टू 92 अपॉन 1 प्लस अल्फा लिखेंगे, यानी 1 प्लस अल्फा इजकल टू 92 अपॉन 76.6 करेंगे, यानी अल्फा इजकल टू 92 अपॉन 76.6 माइनस 1। आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो यू गॉट द 0.20। इसीलिए अब देखिए मुझे पूछा गया है परसेंटेज डिसोसिएशन, मुझे क्या पूछा गया है कि परसेंटेज डिसोसिएशन हमसे पूछा गया है। ध्यान देंगे इन चीजों को कि परसेंटेज डिसोसिएशन। तो अब आप बताइए कि परसेंटेज डिसोसिएशन यदि मुझे निकालना है, कि परसेंटेज डिसोसिएशन यदि मुझे निकालना है तो हम क्या करेंगे, बोलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू क्या कर देंगे, 100। अब बताइए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना निकाले हैं, 0.20 इंटू 100, यू गॉट योर आंसर इज 20%। हम समझते हैं आप समझ चुके हैं नहीं। जैसे आइए एक सवाल हम लिखने जा रहे हैं जो पूछा हुआ है, हालांकि ये भी पूछा हुआ क्वेश्चंस में से ही है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, मिटा रहे हैं हम इसे। देखिए
एक इसी पर क्वेश्चन है, कैसे पूछता ऑब्जेक्टिव, इस पर ध्यान दीजिएगा। अ गैसियस A2 dissociates into gaseous A. Gaseous A2 dissociates into gaseous A if vapor density before and after dissociation is capital D and small d respectively. The percentage dissociation of A2 would be, परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ A2 वुड बी, देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इंटू 100। दूसरा ऑप्शन है कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इंटू 100। थर्ड ऑप्शन है कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन स्मॉल d इंटू 100। फोर्थ ऑप्शन है स्मॉल d माइनस कैपिटल D अपॉन कैपिटल D इंटू 100। मुझे चेक करना है इसमें से सही ऑप्शन क्या है। फिर से देखिए सवाल को, कह रहा है अ गैसियस A2 डिसोसिएट्स इनटू गैसियस A। A2 किस में डिसोसिएट कर रहा है? A में। वेपर डेंसिटी बिफोर एंड आफ्टर डिसोसिएशन, यानी डिसोसिएशन से पहले वेपर डेंसिटी कैपिटल D है और डिसोसिएशन के बाद वेपर डेंसिटी क्या है? स्मॉल d है, क्रमशः है रेस्पेक्टिवली। पूछा जा रहा है द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ A2 वुड बी, A2 का परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होगा। आइए हम इस सवाल को बनाते हैं, सीखिएगा बात को। पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसे देखिए ये A2 है और A2 डिसोसिएट्स कर रहा है, A2 किस में डिसोसिएट्स कर रहा है? A में। ये भी गैसियस है और ये भी गैसियस है। फिर एक बार देखिए ये बैलेंस नहीं है तो हम इसे बैलेंस कर लेंगे। देखिए अब हम फिर लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे ऐसे 1 माइनस अल्फा, यहां पर देखिए 2 है तो 2 अल्फा, यहां पर 1 है तो 1 से प्रोडक्ट में डिवाइड करेंगे, तो 1 को डिवाइड करके उसे प्रेजेंट नहीं करते हैं। अब इसी दोनों को सम कर लेंगे तो टोटल मोल्स देखिए 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, देखिए ये 1 प्लस अल्फा हो गया। अब यदि हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सर का, तो हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A2 लेंगे अपॉन ये 1 प्लस अल्फा मोल्स मिला है, मिक्सर का मोल्स कितना मिला है? 1 प्लस अल्फा, तो हम 1 प्लस अल्फा से डिवाइड कर देंगे। मुझे डिसोसिएशन, देखिए डिसोसिएशन से पहले केवल A2 था, A नहीं था, तो डिसोसिएशन से पहले जो वेपर डेंसिटी है वो किसका वेपर डेंसिटी है? A2 का। और डिसोसिएशन के बाद जो वेपर डेंसिटी है, तो डिसोसिएशन के बाद देखिए ये भी बच जाता है और ये बन जाता है, तो मिक्सर हो गया। तो डिसोसिएशन के बाद जो है वो मिक्सर का है, तो मिक्सर का वेपर डेंसिटी किसके बराबर है? स्मॉल d इंटू 2 कर दीजिए। डिसोसिएशन के बाद स्मॉल d है इसलिए स्मॉल d इंटू 2 मॉलिक्यूलर वेट हो गया। और डिसोसिएशन के पहले A2 है और डिसोसिएशन के पहले वेपर डेंसिटी कैपिटल D है और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉलिक्यूलर वेट होगा 1 प्लस अल्फा बोलेंगे। अब आप जरा गौर करिए कि 2 और 2 यहां से क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसीलिए हम यहां पर कह सकते हैं कि 1 प्लस अल्फा इजकल टू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d बोलेंगे, यानी अल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा? बोलिए, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस 1, यानी अल्फा इजकल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन स्मॉल d के बराबर बोलेंगे। और परसेंटेज डिसोसिएशन के लिए क्या करते हैं? जल्दी बोलिएगा आप कि परसेंटेज और डिसोसिएशन की यदि बात उठती है तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि परसेंटेज डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंटू 100 बोलते हैं, यानी कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन स्मॉल d इंटू 100। आप बताइए इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है? ये नहीं है, गलत। कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इंटू 100, ये भी गलत। देखिए कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन स्मॉल d, कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन स्मॉल d इंटू 100, ये करेक्ट है।
यहां पर कैपिटल डी है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ध्यान में रख लेंगे इन चीजों को, बराबर जरूरत पड़ेगा। आइए मिटा रहे हैं हम इन चीजों को। एक और छोटी सी पॉइंट पढ़िए, तब हम लोग पढ़ेंगे स्टीचियोमेट्री को। जरा आइए ध्यान दीजिएगा, छोटी सी पॉइंट ये क्या है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, या हम इसे लिस्ट मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट या क्या कहेंगे, लिस्ट मॉलिक्यूलर वेट। आइए क्या है इसे ध्यान से देखिएगा बात को। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये C2H6 है, हम इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, बोलिए। कार्बन का एटॉमिक वेट इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट इंटू 6 इक्वल टू 30। देख रहे हैं बात को। यानी इसका मतलब यह हुआ कि यदि ये C2H6 30 ग्राम का होगा तो उसमें कार्बन का मास कितना होगा, 12 इंटू 2 ग्राम, और हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 1 इंटू 6 ग्राम। इसलिए परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन की यदि हम बात करें तो हम देखिए 30 ग्राम में कार्बन है 12 इंटू 2, इसलिए 1 में 12 इंटू 2 अपॉन 30, इसलिए 100 में। ये परसेंटेज ऑफ कार्बन कहलाएगा। परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन की यदि बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, और हाइड्रोजन का देखिए 1 इंटू 6, यानी 30 ग्राम में है 1 इंटू 6, इसलिए 1 में इंटू 30, इसलिए 100। आप यदि ध्यान से देखिए तो आपको कोई भी, यानी इससे देख करके ये समझ सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का यदि आपको फॉर्मूला मुझे मालूम हो और उसके किसी भी कंपोनेंट एटम का परसेंटेज बाय मास पूछा जाए तो वो लोग बता सकते हैं। जैसे यहां देखिए, यदि फॉर्मूला मान लीजिए ये XMYN है, ये है, मुझे परसेंटेज बाय मास ऑफ X पूछा जाए, ऑब्वियसली देखिए क्या करेंगे। जैसे हमें कार्बन का परसेंटेज बाय मास पूछा गया है तो हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक वेट लिया। तो उसी तरह से यदि X का परसेंटेज बाय मास पूछा गया है तो मुझे क्या करना चाहिए, एटॉमिक वेट ऑफ X लेना चाहिए। कार्बन के परसेंटेज बाय मास में कार्बन का एटॉमिक वेट लिया, और उसके बाद देखिए इसके 1 मॉलिक्यूल में कार्बन एटम के नंबर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसके 1 मॉलिक्यूल में एटम X के नंबर कितने हैं, M से मल्टीप्लाई किया, अपॉन ये मॉलिक्यूलर वेट कर दिया, इनटू क्या कर देंगे 100। देखिए सिमिलरली यदि परसेंटेज बाय मास ऑफ Y पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, बोलिए। सबसे पहले जिसका परसेंटेज बाय मास पूछा जाए तो हम सबसे पहले उसका एटॉमिक वेट निकालेंगे, पता कर लेंगे Y, इनटू उसकी संख्या कितनी है N, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या कर देंगे 100। देखिए इस तरह से परसेंटेज बाय मास ऑफ Y पता चल गया। अब आप जरा गौर करिएगा, हमें यदि आपसे पूछें कि किसी भी मॉलिक्यूल में, कोई भी ये मॉलिक्यूल है, इसमें ये एटम का नंबर मिनिमम क्या हो सकता है, क्या किसी भी फार्मूला में आप देखें कि यहां 0 लिखा हुआ नहीं होता। इसलिए किसी भी कंपाउंड के 1 मॉलिक्यूल में किसी भी, यानी किसी एटम का, यदि फार्मूला में कोई एटम्स है, उस एटम का नंबर कम से कम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है 1। तो इसीलिए यदि देखिए ध्यान दीजिएगा बात को, इफ m इक्वल टू 1 हो जाए या n इक्वल टू 1 हो जाए तो देन molecular weight of compound is called minimum molecular weight और list molecular weight आप समझ रहे हैं बात को कि कभी भी किसी भी कंपाउंड के 1 मॉलिक्यूल में किसी भी एटम का नंबर यदि 1 हो जाए, या 1 होने का मतलब है मिनिमम हो गया, तो किसी भी एटम का नंबर यदि 1 होता है तो हम उसके मॉलिक्यूलर वेट को कह बैठते हैं मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, या कहेंगे लिस्ट मॉलिक्यूलर वेट। जैसे आपसे यदि पूछा जाए कि कैलकुलेट द मिनिमम
मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन which contains 33.2% by mass of सल्फर। सल्फर का एटॉमिक वेट किसके बराबर होता है? 32। देखिए मुझे क्या पूछा गया है? मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। किसका पूछा गया? इंसुलिन। जान के ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का नाम लिया जाएगा जिसका आपको फॉर्मूला पता नहीं है, लेकिन मुझे दिया हुआ है which contains 3.2% by mass of sulfur। तो जब कभी भी परसेंटेज बाय मास ऑफ सल्फर की बात करेंगे तो हमने क्या कहा है? जिसके परसेंटेज बाय मास की बात उठे हम उसका एटॉमिक वेट लेंगे, अर्थात हम एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर लेंगे और एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर लेंगे। और अब आप जरा गौर करिए, मुझे मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है, इसका मतलब है कि वन मॉलिक्यूल में उस एटम्स का नंबर है कितना? 1। तो m की जगह पर ये वैल्यू 1 कर देंगे और फिर यहां पर मॉलिक्यूलर वेट m इनटू क्या कर देंगे? 100। अब आप बताइए, परसेंटेज बाय वेट दिया हुआ है 3.2 इक्वल टू एटॉमिक वेट भी होता है 32 इंटू 1 अपॉन m इंटू 100 बोलेंगे। यानी अब बताइए m इक्वल टू 32 इंटू 100 अपॉन 3.2 होगा, अर्थात आप बता दीजिए ये 1000 के बराबर होगा। तो इसलिए मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट यहां पर इंसुलिन का किसके बराबर हो गया? 1000। ध्यान में रख लेंगे। आइए एक और न्यूमेरिकल लिख रहे हैं। ध्यान दोगे बात को। ऑल द sulfur atom present in 6 gram of penicillin transfer into 4 gram of BaSO4। क्या कह रहा है? देखिए गौर करिएगा यहां पर, all the sulfur atom present in 6 gram of penicillin transfer into 4 gram of BaSO4। हमसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पेनिसिलिन। मुझे पेनिसिलिन का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा जा रहा है। देखिए यही पेनिसिलिन है, ध्यान दीजिएगा बात को। ये पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन कितने ग्राम का है? तो 6 ग्राम का पेनिसिलिन है। अब ये पेनिसिलिन से सारे सल्फर किस में पहुंच गए हैं? BaSO4 में। इसी का सभी सल्फर है ये। देखिए गौर करिएगा, ऑल द सल्फर एटम, ध्यान दोगे बात को, सबके सब सल्फर एटम कहां पहुंच गए हैं? BaSO4। और BaSO4 के कितने ग्राम में पहुंचे हैं? 4 ग्राम में। इसी का सारा सल्फर यहां पर है। ऑब्वियसली आप एक बात तो कह सकते हैं कि यदि इसी का सारा सल्फर यहां पर है तो यहां पर सल्फर एटम के नंबर ऑफ मोल्स, और ऑब्वियसली यहां पर भी सल्फर एटम के नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे। लेकिन मुझे पेनिसिलिन का फॉर्मूला नहीं मालूम है, इसका मॉलिक्यूलर वेट मुझे नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे? देखिए ये 6 ग्राम पेनिसिलिन है और पेनिसिलिन का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है। इसका मतलब है कि पेनिसिलिन में सल्फर एटम के, पेनिसिलिन के 1 मॉलिक्यूल में सल्फर एटम के नंबर है कितने? 1। तो अब बताइए, इसके पेनिसिलिन के इस मॉलिक्यूलर वेट को पूछा गया है तो m मान लेते हैं, m से डिवाइड कर देंगे, क्या निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स। और 1 मोल पेनिसिलिन में सल्फर एटम के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1। तो बताइए इतने मोल में कितना हो जाएगा? इतना इंटू 1। 1 कैसे लिया? तो क्योंकि मुझे मेरे सवाल में पूछा गया है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। तो मिनिमम का मतलब ही है m या n का वैल्यू कम से कम होना, यानी अर्थात कम से कम कितना होगा? 1। और आप बताइए ये 4 ग्राम BaSO4 है। BaSO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे 137 और 32 और 16 इंटू 4 64, यानी ये 96 और 137 ये 233 हो गया।
और बताइए ये मोल्स निकला, ये किसका मोल्स निकला? BaSO4 का। अब BaSO4 के 1 मोल में सल्फर एटम का मोल्स किसके बराबर है बता दीजिए? सल्फर एटम का मोल्स है 1, तो इनटू क्या कर देंगे 1, यानी ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर हुआ। और आप ये समझ रहे हैं इसी का सारा सल्फर यहां पर है, तो सल्फर एटम का मोल्स दोनों जगह क्या होगा? बराबर। सल्फर एटम के मोल्स दोनों जगह क्या होंगे? इक्वल्स होगा। तो अब बता दीजिए यहां से ये m यदि निकालेंगे तो 4/233, सॉरी m यदि मुझे निकालना है तो 6 × 233 डिवाइडेड बाय 4, यही हमारा मॉलिक्यूलर वेट होगा जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं इन चीजों को? आइए मिटा रहे हैं हम इसे। देखिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पर बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन से आपको सीखना है, हालांकि वो चीज आप यहां भी यूज कर चुके हैं। यह है केमिकल कैलकुलेशन, जिसको हम लोग स्टिचियोमेट्री, केमिकल कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, यानी मैथमेटिक्स ऑफ केमिस्ट्री कह सकते हैं, यानी केमिस्ट्री बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन पर आधारित न्यूमेरिकल केमिस्ट्री की हम बात करने जा रहे हैं। देखिए इसमें 3 तरह के सवाल होते हैं। कुछ सवाल होता है जिसमें किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास दिया जाता है, किसी और रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मास हमसे पूछे जाते हैं। दूसरा सवाल होता है जिसमें किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मास दिए जाते हैं, किसी और रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछा जा सकता है, रिवर्जिबली भी होगा। यदि किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का वॉल्यूम दिया गया होगा, किसी दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास पूछा जाएगा। तीसरा सवाल होता है जिसमें किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का वॉल्यूम दिया गया होता है, किसी दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का आपसे वॉल्यूम पूछा जा सकता है। ये तीनों तरह के सवाल होंगे, जिसको हम लोग क्रमशः कहते हैं मास मास रिलेशनशिप का सवाल होगा, मास और वॉल्यूम रिलेशनशिप का सवाल होगा, और तीसरा वॉल्यूम और वॉल्यूम रिलेशनशिप का सवाल होगा। रेगुलर क्लास में हम आएंगे तो सबको इंडिविजुअली पढ़ेंगे, अलग अलग से पढ़ेंगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल समझने के लिए, कुछ सवाल को बनाने के लिए आप कम से कम वर्ड में समझने की कोशिश करिएगा। देखिए केमिकल कैलकुलेशन के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको हम लोग POAC रूल कहते हैं। POAC मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, प्रिंसिपल P ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, यानी कहता है किसी भी रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट में एटम्स होंगे उस एटम्स के नंबर और नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट में भी उतने ही होंगे, बशर्ते वह रिएक्टेंट पूरी तरह से रिएक्ट करता हो। जैसे आप बताइएगा, सोचिएगा, देखिए आप सवाल के माध्यम से सीखने की कोशिश करिएगा। यहां पर जैसे मान लीजिए मुझे ये सोडियम है, किसी रिएक्शन में ये इन्वॉल्व होता है और इस सोडियम से ये बनता है Na2O। मुझे यदि इस सोडियम का नंबर ऑफ मोल्स मुझे दे दिया गया है, सपोज कर लीजिए 3 मोल्स है, ये गिवन है। मुझे पूछा जा रहा है कि इसी सोडियम से, सोडियम के कंप्लीट रिएक्शन से, सोडियम से मतलब हुआ सोडियम के कंप्लीट रिएक्शन से यदि Na2O बनता है तो Na2O कितने मोल्स बनेंगे? आप खुद से सोचिए, यदि ये सोडियम से Na2O बन रहा है तो इसी का सारा सोडियम यहां पर है, तो ऑब्वियसली है दोनों जगह सोडियम एटम के मोल्स क्या होंगे? सेम होंगे। तो जैसे ही बात हुआ सोडियम एटम के मोल सेम होंगे, अर्थात एटम का कंजर्वेशन हो गया, तो हम इमीडिएटली यूज करेंगे POAC फॉर सोडियम। हम सोडियम के लिए POAC यूज करेंगे। अब देखिए यही सोडियम यहां पर है, तो दोनों जगह सोडियम एटम्स के मोल्स सेम होंगे, तो हम क्या करेंगे? तो ये 3 मोल्स है, देखिए ये Na कितना मोल्स है? 3 मोल्स है। यहां पर ये ध्यान रखिए, एक हैबिट बना लेंगे, यहां पर कितना है? 1 × 1 कर दीजिए, और चूंकि यही सोडियम यहां है तो बराबर होगा सोडियम का, इक्वल टू कर दीजिए। ये नंबर ऑफ मोल्स n है, देखिए मोल्स किसका मोल है? Na2O का, और Na2O के 1 मोल में कितने मोल है? 2, तो × 2 कर दीजिए।
देखिए इसका मतलब है कि n इक्वल टू क्या हो गया 3/2, यानी सोडियम के 3 मोल से यदि Na2O बनता है तो Na2O कितने मोल्स बनेंगे? 3/2 मोल्स बनेंगे। समझ रहे हैं इन चीजों को? आइए एग्जांपल फिर देखिए दूसरा। यदि सपोज कर लीजिए ये P4 है और हम इस P4 से हम बनाते हैं H3PO4। इस P4 के इस्तेमाल से हम क्या बनाते हैं? H3PO4। यदि ये P4 सपोज कर लीजिए 2 मोल्स है, कितना मोल्स है? 2 मोल्स है। तो हमसे पूछा जा रहा है H3PO4 कितने मोल्स बनेंगे? ध्यान दीजिएगा बात को, गौर करेंगे। यही फास्फोरस यहां गया है, इसका मतलब है कि फास्फोरस एटम्स के जितने मोल्स यहां पर हैं, ऑब्वियसली फास्फोरस एटम के मोल्स यहां पर भी उतने ही होंगे। देखिए इसी को हम लोग जब जब ये बात आ जाए ये उतने ही यहां पर है तो हम यहां पर POAC फॉर फास्फोरस यूज करेंगे। देखिए अब बताइए लिखेंगे कैसे? ये 2 मोल्स है और यहां पर देखिए ये 1 मोल में 4 मोल फास्फोरस एटम है, 2 × 4 कर देंगे। सोचेंगे नहीं, अब सीधा देखिए जिसके लिए POAC लगा रहे हैं हम उसके नंबर को देखेंगे कितना है 4 और मोल्स कितना है 2, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस एरो के बदले में इक्वल टू दे दिया। देखिए ये मोल्स है n और यहाँ पर फास्फोरस एटम के नंबर कितने हैं 1। तो आप बता दीजिए n इक्वल टू कितना मोल्स हो गया? 8 मोल्स हो गया। देख रहे हैं बात को? अब आइए फिर देखिए, गौर करिएगा, सीखिएगा। अब जैसे कि एक रिएक्शन लिख रहे हैं, ये सपोज कर लीजिए CH4 है प्लस ये O2 है। ये रिएक्शन के पश्चात ये CO2 और क्या बना रहा है? H2। देखिए यदि हम POAC का इस्तेमाल करते हैं तो नो नीड टू बैलेंस द इक्वेशन। आपको इस रिएक्शन में किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास दिया जा सकता है, किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास पूछा भी जा सकता है या रिवर्जिबली मास दिया गया हो सकता है, वॉल्यूम पूछा जा सकता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि मुझे इस CH4 का मास दिया हुआ है 1.6 ग्राम, ये गिवन है। ये क्या है? ये गिवन है। मुझसे पूछा जा सकता है कि व्हाट वुड बी द मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 1.6 ग्राम ऑफ CH4, हाउ मच CO2 विल प्रोड्यूस्ड, हाउ मच H2O विल प्रोड्यूस्ड, पूछा जा सकता है। अब कोई भी इसमें से पूछा जा सकता है या हो सकता है सब भी पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे? तो देखिए जो दिया हुआ है वहां पर गौर करिए। आप समझ सकते हैं कि ये कार्बन प्रोडक्ट में केवल यहीं पर है, यहां पर, यहां कार्बन है नहीं, यहां कार्बन है नहीं। इसका मतलब ये कार्बन यहां से यहां गया है। मुझे CO2 का हो सकता है मास पूछा जाए, लेकिन मुझे यदि मास पूछा जा रहा है तो हम CO2 के मास को मान लेंगे W1 ग्राम, ऐसे मान लिया। अब बताइए इसी का कार्बन यहां पर है तो दोनों जगह कार्बन एटम के मोल्स क्या होना चाहिए? सेम। सो वी हैव टू अप्लाइंग द POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन फॉर कार्बन। देखिए अब कैसे लिखेंगे? तो देखिए ये 1.6 ग्राम है, अर्थात मोल नहीं है। तो सबसे पहला काम, यदि मोल ना हो तो उसे मोल में बदलेंगे। तो मोल में बदलने के लिए हम पढ़ चुके हैं, किसी भी सब्सटेंस का यदि मास दे दिया जाए तो हम क्या करते हैं? मोलर मास से डिवाइड करके मोल्स में बदल लेते हैं। तो CH4 का मोल्स, मोलर मास किसके बराबर होगा? 60, 12 और 1 × 4 16 हो गया। अब फिर देखेंगे POAC लगा रहे हैं कार्बन के लिए, कार्बन के नंबर्स यहां पर कितने हैं? 1 × 1 कर दीजिए। यहां कोई कार्बन है नहीं, जैसे ही एरो क्रॉस करने लगे उसके बदले में इक्वल टू दे दीजिए। अब आप देखिए ये W1 है, मास है, और CO मास है, मोल नहीं है। और मोल नहीं हो तो उसे हम मोलर मास से डिवाइड करके मोल्स में बदलेंगे। अर्थात वॉल्यूम रहता तो मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करते, मोल्स है तो मास है तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे। तो हम यहां पर क्या करेंगे? बोल दीजिए कि इसके मोलर मास 44 से ऐसे डिवाइड कर देंगे, इनटू यहां पे कार्बन का मान है 1। तो आप बता दीजिए W1 इक्वल टू, ये इसको सॉल्व करेंगे 0.1 होगा इनटू 44, यानी देखिए 4.4 ग्राम CO2 हो गया। देखिए निकल गया। पूछा जा सकता था मुझे 1.6 ग्राम CH4 के कंप्लीट रिएक्शन से H2O कितने ग्राम बनेंगे? तो मान लिया H2O W2 ग्राम बनेगा। अब बताइए इसी का ये हाइड्रोजन यहां से यहां गया है,
गौर कर लीजिए बात को। यदि इसी का हाइड्रोजन यहां गया है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन एटम के मोल्स दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम। इसलिए अब हम यहां पर लगा देंगे POAC फॉर हाइड्रोजन। क्या यूज करेंगे, POAC फॉर हाइड्रोजन। अब देखिए ये 1.6 ग्राम है, मास है, मोल नहीं है। और मोल नहीं रहे तो मुझे क्या करना चाहिए, मोलर मास से डिवाइड करना चाहिए। CH4 का मोलर मास कितना होता है 16, और हाइड्रोजन के यहाँ पर नंबर कितने हैं 4। चूंकि हम POAC हाइड्रोजन के लिए लगा रहे हैं। यहाँ पर कई बार बच्चे लिख देते हैं POAC फॉर H2, नहीं, गलत होगा, POAC फॉर हाइड्रोजन। चूंकि ये एटॉमिक कंजर्वेशन है, एटम को हम सिंबल से व्यक्त करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर केवल क्या लिखेंगे, H। तो इसलिए into 4 कर दिया इज इक्वल टू, देखिए एरो क्रॉस हो गया, क्योंकि इधर हाइड्रोजन केवल यहीं पर है। अब यहां पर आते हैं, देखिए यहां हाइड्रोजन है नहीं, यहां पर है, तो ये W2 मास है। गौर करेंगे बात को। और W2 मास है, मोल नहीं है। मोल नहीं रहे तो उसे पहले मोलर मास से डिवाइड करके किस में बदल लेंगे, मोल्स में। देखिए बदल लिया। और इसके 1 मोल में हाइड्रोजन एटम के नंबर्स कितने हैं, 2। देखिए 2 कर दिया। अब आप बता दीजिए ये 0.1 हो जाएगा इंटू 4, इसीलिए W2 इक्वल टू 0.1 इंटू 4, 2 से ये 9 होगा इंटू 9। अब बता दीजिए इस तरह से यहां पर आप मास निकाल सकते हैं हाइड्रोजन का। अब यदि मुझसे पूछा जाए कि हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ CH4, तो हमने ऑक्सीजन का मास मान लिया, सपोज कर लीजिए W3 ग्राम। देखिए अब हम गौर करिएगा, ये ऑक्सीजन, क्या यह ऑक्सीजन सबका सब यहां गया है, नहीं, यहां भी ऑक्सीजन है, यहीं से गया, यहां तो ऑक्सीजन है नहीं, तो इसी का ऑक्सीजन यहां भी है। तो इसलिए ये ऑक्सीजन देखिए कुछ यहां चला गया है और कुछ यहां गया है। इसका मतलब है दोनों जगह ऑक्सीजन एटम के नंबर का जो सम होगा, या ऑक्सीजन एटम के मोल्स का जो सम होगा, और यहां पर जो ऑक्सीजन एटम के मोल्स होंगे वो दोनों बराबर होगा। तो इसलिए यहां पर मुझे यूज करना चाहिए POAC फॉर ऑक्सीजन। क्या यूज करना चाहिए, POAC फॉर ऑक्सीजन। अब देखिए यहां पर ऑक्सीजन का मास, O2 का मास है W3, तो W3 ये मास है, तो हम इसे मोलर मास O2 का, O2 के मोलर मास से डिवाइड किया, मोल्स निकला, और इसके 1 मोल में कितने मोल ऑक्सीजन है, 2 इंटू 2 कर दिया। फिर इधर कहीं ऑक्सीजन नहीं है, एरो को क्रॉस करेंगे, इक्वल्स टू लिख देंगे। अब बताइए यहां भी ऑक्सीजन है, W1 हम निकाल चुके हैं, और अपॉन CO2 का मोल W1 क्या है, मास है। और मास यदि रहे तो हम उसे पहले किस में बदल लेंगे, मोल्स में। तो मोल्स में कैसे बदलते हैं, तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे। CO2 का मोलर मास कितना है 44, इनटू क्या कर देंगे बता दीजिए, ऑक्सीजन के लिए POAC लगाए, ऑक्सीजन का आगे नंबर कितना है 2, तो 2 से ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस देखिए ये W2 है, और W2 को 18 से डिवाइड करेंगे, मास को मोलर मास से, मोल्स हुआ, और यहाँ ऑक्सीजन के नंबर कितने हैं 1। अब आप बता दीजिए कि आप निकाल चुके हैं, देखिए यहां से W1 का वैल्यू मालूम है, या W1 अपॉन 4 का ही वैल्यू मालूम है 0.1, और यहां पर भी देखिए W2 अपॉन 18 का वैल्यू आपको मालूम है, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 2 होगा, 0.1 इंटू 2 0.2, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 0.1 इंटू 2 प्लस 0.2 इंटू 1, यानी ये 0.4 के बराबर हुआ। इसीलिए W3 इक्वल टू क्या होगा बोलिए, 0.4 अपॉन 2 इंटू 32 यानी 16 यानी 6.4 ग्राम। यानी आपसे पूछा जाए कि CH4 के 1.6 ग्राम को कंप्लीट रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन के कितने ग्राम की जरूरत है, तो मेरा जवाब क्या हो जाएगा 6.4 ग्राम। एक छोटी सी चीज और पूछ रहे, बता दीजिए मुझे, बस क्लोज करेंगे तो फिर इसके आगे कल पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। जैसे मुझे मान लीजिए पूछा जाए कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.8 ग्राम ऑफ ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला आप जान रहे हैं O3, ये कैसे बताएंगे, तो देखिए ये ओजोन है, O3 है, O3 4.8 ग्राम। मुझे इसी ओजोन में ऑक्सीजन एटम का नंबर बताना है, तो मान लीजिए हम इस ओजोन को ऐसे बदल देते हैं ऑक्सीजन एटम में। एटम को हमेशा किस फॉर्म में लिखेंगे, सिंबल के फॉर्म में। तो ऑक्सीजन एटम का नंबर पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन एटम का नंबर मान लेते हैं, ये एटम कितना है X। देखिए इसी में पूछा गया है, अर्थात इसी का ये ऑक्सीजन यहाँ है, तो फिर यहां पर भी ऐसे केसेस में भी आप POAC लगा सकते हैं। देखिए तो POAC यूज करेंगे, अर्थात POAC फॉर ऑक्सीजन यूज करेंगे। तो देखिए ये मास है
4.8 ग्राम। तो इसे मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, 48 से क्या मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स, और ऑक्सीजन के लिए पीओसी लगाए तो ऑक्सीजन के नंबर कितने हैं 3 इक्वल टू। अब देखिए यहां पर ये x एटम है, यानी एटम का ऑक्सीजन एटम का नंबर है, और किसी भी पार्टिकल्स का यदि नंबर मुझे मालूम हो तो याद करिए हम उसे अवोगाड्रोज नंबर से डिवाइड करते हैं। 6.02 इंटू 10⁻23 से क्या निकलता है मोल्स। इसीलिए हम यहां पर आप जरा गौर करिए 0.1, इसलिए x इक्वल टू 0.1 इंटू 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 कर देंगे, अर्थात 4.8 इंटू 1.8, 6 3 जा 18, तो 1.8 इंटू 10⁻23 एटम हो गया। इसलिए आपसे पूछा जाए कि ओजोन के 4.8 ग्राम में ऑक्सीजन एटम के नंबर कितने हैं, जवाब क्या होगा 1.8 इंटू 10⁻23 एटम्स। बेटा हम अगले क्लास में इसी पर 1-2 सवाल और बनाएंगे, फिर हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। आप देख करके भी रख सकते हैं पहले से। थैंक यू।